Good morning everyone. So in the last videos we have already seen that how the geometry remains same but the shape starts changing whenever any molecule is having the lone pairs. अगर one lone pair है, two lone pairs है तो कैसे जो shape है molecules का वो change हो जाता है and we are seeing through the VSEPR theory. Now the question arises that what will be the shape of the molecules if the surrounding number of electron pairs will be 6 in number. अभी तक हमने किस लास्ट में सेशन में कितने तक पढ़े हैं 5 electron pairs surrounding the central atom. Now we are going to see if the number of the electron pair will be 6 in number, right? So again we are going to take the same formula. I hope that you have learned the formula. The formula is Z is equal to 1 by 2 number of valence electrons in the central atom or the central atom minus any positive charge plus any negative charge then plus the number of the monovalent atom. So I am going to apply the same formula for the molecule, that is BRF5. So we are going to study this molecule BRF5. Now apply the formula. Let's count the total number of the electron pairs surrounding this atom that is bromine. So how many electrons, valence electrons in the bromine atom? It is an element that belongs to the halogen group and halogen has got 7 electrons in the outermost shell. प्लस करो, क्या कोई नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल में? नहीं है. क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है मॉलिक्यूल में? नहीं है. ओके, देन द नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम. यस, फ्लोरीन इज अ मोनोवैलेंट एटम और कितने एटम्स हैं इसके? 5. सो आई एम गोइंग टू ऐड इट, राइट? सो Z विल बी इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 by 2 कितना था भाई? 1 by 2 into 12. So 2 6 are 12. यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6. यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं हमारे पास. लेकिन Z का मैं आपको क्या बताया था? Z काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 6 में से या तो सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर हो सकते हैं या फिर सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर हो सकते हैं. तो ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो Z का जो वैल्यू है दैट गिव्स अस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले भी प्लस नॉन बॉन्डिंग वाले भी, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्लस द लोन पेयर विल बी इक्वल टू Z. तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5. जितने एटम्स कितने हैं? 5. जितने एटम्स होंगे उतने ही बॉन्ड्स भी होंगे, यानी कि उतने ही बॉन्ड पेयर्स भी होंगे. यानी कि 6 में से 5 जो आपके एटम्स हैं दे कंटेन्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. तो 6 में से अगर 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट विल बी अ लोन पेयर. हम इसको लिख सकते हैं आउट ऑफ 6 5 आर द बॉन्डिंग पेयर्स प्लस 1 will be the lone pair. देखो आपको पता चल गया. Now tell me what will be the geometry of the molecule for 6 number of electron pairs around the central atom. We have seen that the geometry should be octahedral. So what should be the geometry? Geometry is octahedral. But will the geometry and the shape will be same? No. Why? The shape will be different because of the presence of one lone pair. तो फिर शेप क्या होगी? सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट विल बी द शेप. तो सबसे पहले शेप निकालने के लिए मैंने आपको कहा था बनाना सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का ही स्ट्रक्चर है. अगर ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर याद है तो हम इसको ब्रोमीन को बीच में रखना है और ऑक्टाहेड्रल में कैसा है आपका स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल ये है आपका, राइट? थोड़े से बॉन्ड्स को बना लेना. सो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल प्लस 1 एंड अप, ऊपर और एक नीचे. दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल, प्योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री. लेकिन हमारे पास तो एक लोन पेयर है और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो बॉन्डिंग वाले हैं. तो मैंने जो लोन पेयर था बच्चों उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया. वैसे आप इसको कहीं भी डाल सकते हैं बिकॉज जो इसका एंगल है दैट इज 90 डिग्री. तो आप यहाँ पे डालें, यहाँ पे डालें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बताने पर यहाँ पर इस जगह पे या फिर इस जगह पे डालने पर जो शेप है वो आपको इजीली याद रहेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर. देन अगेन what are the atoms? Fluorine, fluorine, fluorine and fluorine. Now what will be the shape? Now if you see, तो आपको क्या दिख रहा है? हमें क्या करना है शेप को देखने के लिए? इसको छुपा देना है. अब इसको अगर मैंने छुपा दिया तो आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने स्क्वायर बनाया है ना, जो दिस वन, दिस इज अ स्क्वायर. स्क्वायर तो हो गया, लेकिन पिरामिड भी है ऊपर. ये तो स्क्वायर में आ गया लेकिन एक बॉन्ड ऊपर निकला है, यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर. तो स्क्वायर कौन सी का नाम है? जो नीचे ये ए प्लेन में है स्क्वायर, लेकिन एक बॉन्ड ऊपर भी है तो वो कराएगा पिरामिडल. इसका जो शेप होगा दैट विल बी स्क्वायर पिरामिड.
सी हाउ सिंपल इट वाज, ठीक है शेप। सो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है यानी कि अब इसकी जो बॉन्ड एंगल्स हैं दे आर मोर और लेस 90 डिग्री होगी। तो अगर आप देखें तो हमने सब कुछ पता कर लिया, बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर्स कितने हैं, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, एंड व्हाट कैन बी द ज्योमेट्री। तो हमने ज्योमेट्री और उसका शेप भी हमने आपको बता दिया, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन, लेट मी जस्ट रब इट आउट। What will happen if we are going to see that the total number of electron pair around the central atom is again 6 in number, लेकिन अब एक लोन पेयर की जगह अगर मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा लोन पेयर है तो फिर स्ट्रक्चर्स या फिर उसकी ज्योमेट्री कैसे डिफाइन होगी। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट एग्जांपल एंड दैट इज ज़ीनॉन के साथ वाला, दैट इज XeF4, ठीक है। तो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दैट इज Z इज इक्वल टू 1/2. Now how many valence electron around xenon? So it belongs to the inert group and therefore it will have 8 electrons in the valence shell. तो मैंने यही लिख लिया 8 plus any positive charge no, any negative charge no, number of the monovalent atoms फ्लोरीन है, कितने हैं एटम्स 4। So Xe का आ गया 8 number of electrons and 4 आ गया फ्लोरीन के नंबर ऑफ एटम्स। नाउ कैन कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 एंड 2 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 6, यानी कि यहाँ पे भी Z की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अगेन Z मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोथ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग, यानी कि जो 6 आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए हैं इसमें से बॉन्डिंग वाले भी हो सकते हैं और लोन पेयर्स भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, अगेन लुक फॉर द मॉलिक्यूल। तो आउट ऑफ द 6 पेयर वी हैव गॉट 4 एटम्स यहाँ है, तो 4 एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे 4। तो इसका मतलब आउट ऑफ 6 4 विल बी द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो फिर बचे कितने 2, यानी कि 2 आपके लोन पेयर्स हैं। तो अगर आप इसमें लिख सकते हैं 4 बॉन्डिंग पेयर होगा +2 लोन पेयर्स होंगे। ज्योमेट्री क्या है, if the central atom is surrounded by the 6 electron pairs, the geometry will remain same, that is octahedral. So we are going to write geometry is again octahedral, but will the shape be same? क्या शेप सेम रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज्योमेट्री देखने के लिए हम अरेंजमेंट देखते हैं लोन पेयर्स का भी और बॉन्ड पेयर्स का भी, लेकिन शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए हम सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखते हैं, यानी कि इसका शेप अब इसकी ज्योमेट्री के बराबर नहीं होगा। लेट्स सी फिर शेप होना क्या चाहिए। तो इसका शेप में बनाने के लिए फिर से ऑक्टाहेड्रल वाला ही स्ट्रक्चर बनाऊंगी। सो इस समय आपका x के बीच में आएगा, राइट, एंड अगेन वी विल हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक ऊपर बाउंड होना है और एक बाउंड नीचे होना है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कहाँ पे डालूं। अगर मैंने इसको यहाँ पे और यहाँ पे डाला तो दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मैंने एक बॉन्ड यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे डाल दिया लोन पेयर और एक यहाँ पे डाला तो भी दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं एक को यहाँ पे और दूसरे को यहाँ पे डाल दूँ तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और हमने पहले भी पढ़ा है द लेसर विल बी द रिपल्शन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट द रिपल्शंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द 2 लोन पेयर इज मैक्सिमम। हमें 2 लोन पेयर्स को जितना दूर हो पाए उतना ही प्लेस करना चाहिए, सो दैट जो उनके बीच का रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो हम मिनिमाइज कर पाए। यानी कि जो हम लोन पेयर रखेंगे दैट विल बी हेयर यहाँ पे और दूसरा हम रखेंगे इसको यहाँ, ठीक है, समझ आ गया ना। तो फिर इसकी शेप क्या है, बहुत सिंपल है। मैंने आपसे क्या कहा था, इसको और इसको हाइट करो। अब कैसा दिख रहा है मैम, स्क्वायर के जैसा दिख रहा है और ये स्क्वायर भी एक ही प्लेन में है तो नाम हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। सिंपल, कितना इजी है, राइट, स्क्वायर प्लेनर। तो देखो हमने ज्योमेट्रीज को थोड़ा सा याद किया लेकिन शेप को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी से पता चल गया। तो हमने क्या किया, शेप को देखने के लिए लोन पेयर्स को हमेशा हाइड कर दो अपने हाथ से, जो स्ट्रक्चर दिखा उसका नाम दो। तो हमने क्या देखा कि स्क्वायर टाइप बना है और ये स्क्वायर भी एक ही प्लेन में है, इसे नेम हो गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, द शेप, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम।
और ये Z क्या दिखाता है? आई होप इट इज क्लियर टू यू. इट शोज द नंबर ऑफ द लोन पेयर एज वेल एज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर. सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व such type of questions now. Now coming to the next very important theory, and that is the VBT theory, which stands for valence bond theory. So till now we have seen that how VSEPR theory helps to predict the shape, the geometries of the molecule. But there were still many questions that were not answered on the basis of the VSEPR theory. For example, if we talk about a molecule, what else can we see rather than its shape, geometry and bond angle? There is presence of bond. It means the bond will be also associated with its length and its dissociation enthalpy. अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बॉन्ड एंगल ही नहीं है या उसकी ज्योमेट्री या शेप ही नहीं है. उस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, उन बॉन्ड को ब्रेक करने की या फॉर्म करने की एंथैल्पीज क्या है. These questions were not answered by the VSEPR theory. For example, if I take the simplest example of two molecules H2 and F2, both have got one covalent bond between them, H plus H and F plus F, but still their bond length and their bond dissociation enthalpies are totally different. So why it is so? What is the reason behind? These questions were not answered by the VSEPR theory. So we came forward with the next theory, and that is known as the VBT theory. This was basically given by the Pauling. By Pauling, he was a scientist, and this is based upon the quantum mechanical principle. ठीक है, इसके बेसिस पे यानी कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल की, इट मीन्स दैट इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स, वी विल बी स्टडिंग अबाउट द सबशेल्स, राइट. तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप VSEPR थ्योरी देखें या VBT थ्योरी देखें, ऑल बोथ ऑफ दिस थ्योरी दे आर टॉकिंग अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. ये बात याद रखना, ठीक है. सो द अकॉर्डिंग टू VBT थ्योरी, it is said that the covalent bonds are formed by the overlapping of the atomic orbitals, because what we have seen in the covalent bonds that there is sharing of the electron. तो sharing कैसे है? अगर ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, तो ये ओवरलैप होते हैं. सो उन्होंने क्या कहा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होती है? अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं. बिल्कुल ठीक है पॉइंट. लेकिन अगर मैंने बात कही आपसे कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम कौन से वाले ऑर्बिटल्स? हमारे पास तो चाहे n=1 है, n=2 है, n=3 है, सब में ही ऑर्बिटल्स है. अगर कोई एलिमेंट का आप एग्जाम्पल ले लें जो कि पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करता है, तो यानी कि उसमें 3 शेल्स होंगे. तो हम कौन से वाले शेल के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं? तो ये सेकेंड पॉइंट है. वी आर टॉकिंग अबाउट द वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स. हम वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, राइट. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इन द ओवरलैपिंग और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, only the electrons those are present in the valence shell orbitals will participate. जो inner shells के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they do not participate in bonding. यानी कि जब भी दो ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे वैलेंस शेल के, तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं, राइट. वो जो ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो गया, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही अब वो एक इस एटम के रहेंगे ना इस एटम के, उनकी जो आइडेंटिटी है वो लूज हो गई. लेकिन इस एटम के जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन होंगे, दे स्टिल मेंटेन देयर आइडेंटिटी. वो अभी भी किस एटम के इलेक्ट्रॉन हैं? इस वाले के. और इसके भी वही हाल है, इसके भी जितने भी इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यानी कि जो इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग एंड हेंस दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी. लेकिन जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, जो ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, दे बेसिकली लूज देयर आइडेंटिटी. वो आप बाद में पढ़ेंगे, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देते हैं. तो वो इसके बाद की थ्योरी है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्लियर है. किसकी बात हो रही है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की. Coming to the third one, the extent of the overlapping basically defines about the strength of a bond. यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई दो एटम्स ओवरलैप हो रहे हैं इतना, तो इसकी एक्सटेंट क्या है? लेस है. तो बॉन्ड कैसा होगा? फीबल होगा, वीक होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा. अगर मैंने कहा भाई ये ओवरलैपिंग की एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, अब आप क्या कहेंगे? मैम अगर एक्सटेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी या फिर ये जो बॉन्ड होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. मोर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, इट मीन्स मोर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी.
एंड लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब आप खुद ही देखो मैंने ओवरलैपिंग कैसे करी है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है, इस इन बॉन्ड के। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, नाउ व्हाट यू कैन सी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर, देयरफॉर अ फीबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, यानी कि वीक बॉन्ड बनेगा। वीक बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड एंथैल्पी विल बी लेसर एंड द बॉन्ड लेंथ विल बी मोर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड then is directly proportional to the bond enthalpy। अब आपको पता होना चाहिए जितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज की जाती है, एग्जैक्टली उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर्टिकुलर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए भी क्या होगा, दी जाएगी। क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, वो एनर्जी को लेगा। तो जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो उस समय ले रहा है एक पर्टिकुलर बॉन्ड, उतनी ही एनर्जी वो इमिट करता है जब उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी विल बी मोर अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर। लेकिन हमने क्या कहा, जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे काम आएगा, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ अब मैंने आपसे कहा ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। एक और क्वेश्चन आता है, ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा है कि जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स हैं, कुछ तो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट वन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और मैम आप कह रहे हैं कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, लेकिन अगर ऑर्बिटल्स ऑलरेडी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं तो सिंपल बात है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल विल टेक प्लेस, बट ओनली दोज विल ओवरलैप विच आर हाफ फिल्ड, यानी कि उन ऑर्बिटल्स की ही ओवरलैपिंग होगी बच्चों जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ऐसे नहीं किसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये किसी दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करे, नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल वी कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो यानी कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी वो किन ऑर्बिटल्स के बीच में होगी, जो कि हाफ फिल्ड होंगी, एंड the spin of the electrons should be in opposite direction। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम बात करें क्वांटम नंबर की, तो स्पिन क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर है जहाँ पर हम लास्ट में 2 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए 3 आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे कैन बी सेम, बट द स्पिन क्वांटम नंबर ऑलवेज रिमेन्स डिफरेंट। यानी कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ वही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट होगी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना मैंने क्या कहा, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच आर गोइंग टू ओवरलैप शुड बी हाफ फिल्ड एंड द इलेक्ट्रॉन शुड बी द अपोजिट स्पिन, देन ओनली दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मैंने आपसे कहा द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैपिंग देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड। हम 2 तरीके के बॉन्ड्स बना सकते हैं। सो लेट्स सी कौन से हैं वो बॉन्ड्स। सो हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेनेवर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कंबाइन। सो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ मैंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरलैपिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। द वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड द अनदर वन इज द पाई बॉन्ड। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट these 2 before, sigma and pi bond formation. So I am going to tell you how the sigma and the pi bonds are formed. So if we talk about the sigma bond, तो sigma bond हमेशा बनता है बच्चों by the head on overlapping या फिर axial overlapping से। तो आप लिख सकते हैं पहला बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चों, that is by the axial और हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन, ठीक है, हेड ऑन से बनेगा या फिर एक्सियल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ एस की, तो एस आपको पता है कैसा है, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो कैसे होगा, अब ये देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, क्या बनेगा, ओवरलैपिंग होगी, एंड दिस इज द पोर्शन, दिस इज हाउ द एस एस they are going to combine resulting in the formation of a molecule। तो ये दोनों क्या है, SS है। तो ये कैसी हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो एक एक्सियल ओवरलैपिंग बन सकती है जब आपके दोनों s ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, या फिर एक s ले लो और दूसरा हम ले लेंगे p ऑर्बिटल,
एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्या बनेगा? अगेन द सेम वे यू कैन शो दैट द ओवरलैपिंग कैन टेक प्लेस। और आपके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो यहाँ पे भी क्या है? दिस अगेन द s ऑर्बिटल, और ये बेसिकली हम इसको pz मान लेते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन के थ्रू, यानी कि कुछ बुक्स मतलब बुक्स में अगर हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सब ने मिलजुल कर एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि भाई हाँ ठीक है ये इसी तरह से लिखा जाएगा, तो उसी तरीके से डिनोट किया जाता है। वैसे आप किसी भी पी को एज्यूम कर सकते हैं जो एस के साथ हेड ऑन के साथ ओवरलैपिंग कर ले, लेकिन फिर भी बुक्स में आपको एक चीज़ मिलेगी, जो पी z ऑर्बिटल्स है वो हॉरिजॉन्टली दिखाए जाएंगे, जो एक्स वाला है वो ऐसे दिखाया जाएगा यानी कि वर्टिकल, और जो आपका वाई है उसको उन्होंने हल्का सा स्लैंट वे में दिखाया है, इस फॉर्म में दिखाया है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखना। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट द सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन एस एंड पी, अगेन द बॉन्डिंग इज एक्सियल या फिर हेड ऑन बॉन्डिंग है। एंड द थर्ड वन कैन बी बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल्स। कैसे? अगर ये इस तरीके से कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? अगेन द सेम वे अ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म। सो ये तीन डिफरेंट ओवरलैपिंग है दैट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड। सो व्हाट इज अ सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल और बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कौन कौन से सबशेल्स लिए हमने, कौन कौन से ऑर्बिटल्स लिए हैं? एस एस कंबाइन करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस और पी जेड कंबाइन करेगा अगर हेड ऑन तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, राइट। ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और इनको हम दिखाते हैं बाइट्स, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का डिनोशन जो आप डिनोट करते हैं बेसिकली वो इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है। और या फिर पी जेड दो भी अगर पी ऑर्बिटल्स हैं वो भी अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे देन ऑल्सो दे कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ a sigma bond. So I hope this is clear to you. Now you can see here the extent of overlapping is more. यहाँ पे overlapping ज़्यादा है. Now if we talk about the p pi next type of bonding, that is sigma के बाद कौन सा bond बनेगा? That is the pi bond. Now let's see how the pi bonds can be formed. If we talk about the pi bonds, then the pi bonds can be formed if the orbitals they combined इन अ पैरेलल वे और साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग, हम इसको क्या कह सकते हैं? बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज का मतलब अब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल पी पी ओवरलैपिंग हो सकती है, पी पी में पी वाई में हो सकती है, पी एक्स में ओवरलैपिंग हो सकती है, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे? पी में फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म में बनेगा, तो ये दो है पी, ठीक है। दोनों की साइन शुड रिमेन सेम। अब ये कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे? अब आप थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों ना, कैसे मैंने ओवरलैपिंग कर रही है, आपको अगर ओवरलैपिंग दिख रही होगी तो एक यहाँ और एक यहाँ दिख रही है, ये इसका एक्सेस है, तो आपको ओवरलैपिंग कहाँ दिख रही है? आपको ओवरलैपिंग ऐसे में दिख रही है, ये है ओवरलैपिंग। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने इस तरीके के बना दिए क्योंकि दोनों ही जो ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं वो साइड वाइज कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। साइड वाइज कंबाइन होने पर उनकी कॉम्बिनेशन करिए बीच में, तो वही यहाँ पे इस वाले नोडल एरिया में तो कहीं पर भी ओवरलैपिंग होगी, ये तो खराब हो गया। तो ये वाला पोर्शन ये वाला हो गया जहाँ पर कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है, ये वाला पोर्शन इस फॉर्म में दिखा दिया और ये वाला पोर्शन इसमें, यानी कि एक्सिस के ऊपर और नीचे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कहलाया एक सिंगल ही बॉन्ड जाएगा। सो दिस इज नोन एज द पाई बॉन्ड। तो आपके कोर्स पे यही है, लेकिन p ऑर्बिटल्स व्हेन कंबाइंड दे कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसको बोला गया है p पाई बॉन्ड। एक है आपका p पाई d पाई बॉन्ड, इसको डिनोट करते हैं इस फॉर्म में पाई बॉन्ड, ठीक है। p पाई d पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, यानी कि वो जबकि एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, या फिर d पाई भी है, यानी कि जब दो d वाले ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करेंगे साइड वाइज, देन दे कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ p पाई है, तो मैं सिर्फ उसी की बात करूंगी। तो हमने क्या कहा, जब p ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड वाइज। नाउ कैन यू सी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग? द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर। ये जो ऑर्बिटल्स हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर तक इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर। नाउ कैन यू कंपेयर बिटवीन बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई? वो ज़्यादा ओवरलैपिंग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इसकी ओवरलैपिंग लेसर एक्सटेंट तक है, इसीलिए ये वीक बॉन्ड्स बनाएगा, और हम इसी को और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वी विल सी दैट। Now let's quickly differentiate between the two types of the bonds formed, and it is a quite important topic.
बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड विच आर अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. सो द फर्स्ट point of differentiation can be the way in which the overlapping takes place. For example, जो सिग्मा की ओवरलैपिंग है वो कैसे मैंने आपको बताई थी, हेड ऑन है. तो आप इसका पहला पॉइंट देख सकते हैं दैट इट इज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग. और इसकी ओवरलैपिंग कैसी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है. तो आप इसका पहला डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, साइड वाइज ओवरलैपिंग. आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी है, लेसर है, कम है, इज सॉरी मोर है, सॉरी सिग्मा है, इज मोर. और यहाँ पे क्या है, इट इज लेस, राइट. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर. अगर ओवरलैपिंग मोर है तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. द सिग्मा बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स whereas they are weak bonds. Why? Questions are sometimes that why the pi bonds are weaker. So what we are going to write, it is because the pi bonds are weaker because of the extent of their overlapping. The extent of their overlapping is lesser as compared to that of the sigma bond. तो इसीलिए ये कैसे बनते हैं, weak bonds बनते हैं. Now coming to the next point. Okay. s orbitals जो सिग्मा बॉन्ड है वो s ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन द s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट. लेकिन क्या पाई बॉन्ड में s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, आंसर इज नो. इट मींस s ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट, ये इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. एक और इम्पॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होगा, ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी भी दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो दैट इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड. यानी कि सिग्मा बॉन्ड कैन बी फाउंड अलोन, ये अकेला मिल सकता है, बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड. पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, ऑलवेज along with sigma bond. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या हुआ, if I am talking about C with single bond C, so this bond is a sigma bond. If I am talking about C double bond C, now बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में से एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है लेकिन दूसरा बॉन्ड नहीं होता. दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड सिग्मा होगा. दो एटम्स के बीच में अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो भी सिग्मा एक ही बॉन्ड होगा, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर वन इज सॉरी दिस इज सिग्मा और अनदर वन क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द सिग्मा बॉन्ड कैन बी सीन सिंगली, क्योंकि जब भी दो एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड. However, the second bond if formed between the two atoms, then that will be a pi bond. अब सब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसे हो गया मैम, आपने कहा था एक सिग्मा है यानी कि तीन पाई है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन द टू एटम्स. अगर मैं लिखने का एग्जाम्पल लूँ बच्चों, देन ऑल द फोर बॉन्ड्स दे आर सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आई एम टेकिंग दीज टू एटम्स. इन दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड. कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड. कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड. कितने हैं, एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आपको दे दूँ C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है आपको क्लियर, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ हमें लगा दिया दो बॉन्ड्स. और अब कितने हैं, कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल राइट. अब ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो दो बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, वन विल बी पाई बॉन्ड एंड अनदर वन विल बी द सिग्मा बॉन्ड. तो ये ध्यान रखेंगे आप, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड्स. सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं. Now let's take few examples, because in the examination sometimes it is being asked that find out the number of the sigma bond and the pi bond in the given molecule. So the first one is CH3CH2. Now here very important
इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स. कौन से दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, दैट शुड बी क्लियर टू यू. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द केस ऑफ हाइड्राइड एल्डिहाइड्स. ठीक है, CHO स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है. तो CH3CHO को जो बनाएंगे बच्चों, सो हम एक्सपैंड देंगे कार्बन को. कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 ऑफ हाइड्रोजन. अगेन C, नाउ ये वाला O इस फॉर्म में और ये H इस फॉर्म में एसोसिएटेड होता है. तो दैट शुड बी क्लियर टू यू. तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन. नाउ कैन यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड? 1, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 2, 3, 4, 5 एंड 1 सिग्मा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigma and the one left is the pi bond, so you will have 1 pi bond. ठीक है, उसी तरीके से let's solve the next one, that is CH3 CH2COOH, that is carboxylic one. तो हमने इसको expand कर दिया. It's always better that you write the open structure, तभी आप easily sigma और pi bonds को calculate कर सकते हैं. So I'm doing it the same way. तो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन. फर्स्ट कार्बन ड्रॉ कर दिया मैंने. Now the second one is always attached to the carbon. कार्बन से ही अटैच होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच नहीं हो सकता. अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को डाल दूंगी तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन कैन नॉट हैव 2 bonds at one time. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. नाउ सेकंड इज दिस कार्बन. इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो आपको याद रखना है दैट हाइड्रोजन विल ऑलवेज हैव अ सिंगल बॉन्ड. नाउ द रिमेनिंग इज कार्बन. नाउ अगेन रिमेंबर C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, अब बताओ कितने हुए सिग्मा बॉन्ड? दिस इज सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sigma and 1 pi bond. ठीक है, again we are going to do the next one, that is C2H2. So what you have to do is you have to keep on counting the number of the bonds formed. And again let's say 2 of carbon है और 2 हाइड्रोजन हैं, तो ये हो गया. इतने ही हमारे पास एटम्स गिवन है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, यानी कि कार्बन की तो वैलेंसी ही सेटिस्फाइड नहीं हुई. इट हैज गॉट ओनली 2 bonds, one with हाइड्रोजन और एक आपस में बना है, राइट. वन इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड वन इज विद हाइड्रोजन. इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. सो व्हाट शुड वी डू? कैसा मॉलिक्यूल है? इट्स अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 3 bonds in between the 2 carbon atoms. So carbon 1, 2, 3 and 1, 4. Now can you calculate the number of sigma and pi bond? This is sigma, this is sigma. Out of 3 again 1 will be sigma but the 2 will be pi bonds. तो टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3. 3 sigma but 2 pi. यानी कि हमसे एक और चीज़ क्लियर हुई, एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा ही रहेगा, तो बाकी के 2 बच्चे कौन से होंगे? पाई बॉन्ड्स, राइट. So in this way the question can be asked to you. Now again one very important point जो आप समझ लिए, otherwise बच्चे confuse होते हैं, that when I talked about the overlapping of the orbitals, so the overlapping of the orbitals will takes place between those orbitals. वही orbitals overlap करते हैं जब वो साइन उनके सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, s ऑर्बिटल को हमने ऐसे बनाया है. ठीक है, ऑब्वियसली जब एस कंबाइन करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने बात करी P की. अब P में P की P ऐसा है, दिस इज नॉन डायरेक्शनल, हर तरीके से एक जैसा ही है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वन. लेकिन अगर हम बात करते हैं इन लोब्स की, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव. आपने मैम ऐसे क्यों वही पढ़ाया है मैंने पहले भी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, और ऊपर का पोर्शन पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव लिखते हैं. तो ये यही रिप्रेजेंटेशन है इसका. तो यानी कि जब भी दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके साइन भी सेम होने चाहिए. प्लस प्लस वाला पोर्शन प्लस प्लस में ही आएगा. इसको आप ध्यान रखेंगे, यानी कि किस साइड से ओवरलैप कर सकता है, ये जब इससे ओवरलैप होगा तो कौन सा साइड होना चाहिए इसका, नेगेटिव या पॉजिटिव. नेगेटिव होगा तो नो ओवरलैपिंग, यानी कि इस वाली लोब को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ये वाली नेगेटिव होगी. ठीक है. सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2p और 2p, तो अब क्या होना चाहिए? नाउ व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया? ये माना ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हुई तो देयर विल बी नो बॉन्डिंग. ठीक है. लेकिन अगर हमें बॉन्ड फॉर्म करना है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. तो साइन शुड बी कंसिडर्ड ऑलवेज. सिमिलरली अगर आप पाई बॉन्ड बना रहे हैं
तो व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर दूं तो क्या ओवरलैपिंग होगी? नो। व्हाई? बिकॉज द साइन शुड बी सेम, अदरवाइज वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे वेव से कहा ये है वेव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव से ओवरलैप कराएंगे तो वहाँ पे देयर विल बी नो एरिया फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। सिमिलरली एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, साइन वाला ये पता चल गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सिमेट्री कैन कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा था एस और पी के बीच में भी ओवरलैपिंग होगी, अगर हमने पी जेड को एज्यूम किया और एक एस, तो कैसे बनती है? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बॉन्डिंग होगी? नो, सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल नॉट टेक प्लेस। ऐसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर एस और पी को ओवरलैप होना है तो इट कैन बी ओनली डन इन दिस वे, राइट? इट कैन नेवर कंबाइन इन दिस वे। उसी तरीके से अगर हमने बात करी है, मैंने आपसे कहा था इस वाले को हमने एक्स एज्यूम किया है और वाई को हमने क्या है एज्यूम किया है इस फॉर्म में, तो क्या पी एक्स और पी वाई की ओवरलैपिंग हो सकती है? अब एक ऐसा हो गया, एक ऐसे हो गया, कैसे होगी ओवरलैपिंग? पॉसिबल नहीं है। तो ओरिएंटेशन शुड बी सेम, यानी कि हमेशा याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी एक्स कैन ओनली कंबाइन विद पी एक्स एंड पी वाई कैन ओनली कंबाइन विद पी वाई। तो ये कुछ और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं भी पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है। नो प्रॉब्लम, दैट इज अ वे ऑफ शोइंग द वेव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमने पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो क्या बनेंगे? क्रस्ट बनेंगे, ट्रफ्स बनेंगे। तो वो पॉजिटिव होता है पोर्शन, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। तो इसी को हमने लोब्स के थ्रू जो हमने इसको दिखाया, तो हमने इसको इस फॉर्म में दिखाया। तो फॉर टुडे सेशन आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। We will see in the next one.